गतांग से आगे, छुआछूत आज भी जिंदा है, पार्ट 2। तत्पश्चात उनके लिए अलग से एक कुर्सी अपने हाथ में लेकर मैं तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ा और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके सामने रखकर कहा, मैं देख रहा हूं कि आप काफी देर से यहां पर खड़े हैं। यद्यपि मैं आपसे परिचित नहीं हूं, फिर भी बहुत देर से आपको खड़े खड़े देखते हुए मुझसे न रहा गया। कुछ लोगों से आपके बारे में पूछा और पता लगते ही आप कौन हैं, मैं दौड़ा दौड़ा सहस्त्र आपके पास आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर पर कोई एक वृद्ध व्यक्ति घंटों खड़ा रहे जबकि कुर्सी चारपाई सब कुछ सामने पड़ी है। ये रही कुर्सी, आप इस पर कृपया विराजमान हो जाएं। उन्होंने मेरे प्रणाम का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब तो काफी देर हो चुकी है और काम भी लगभग समाप्त होने को है, अभी बैठ के करूंगा भी क्या। और फिर ढेर सारी भूमिका बनाने लगे अपने बचाव में कि वे प्रायः खड़े रहते हैं, खड़े होकर पढ़ाया करते थे, यहां आने के पूर्व घर पर बहुत देर तक बैठे ही हुए थे, अब तो उनका मन बस खड़े ही रहने का है, इत्यादि वगैरह। मैंने कहा, महाराज अभी तो वक्त लगेगा, आप कृपा करके कुर्सी पर विराज जाएं। महाराज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा, हाव भाव और भाव भंगिमा से तो बड़े ही व्यथित से नजर आने लगे। वे एक अजीब सी कसमकश में पिसने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। यह बालक तो बहुत हठी लगता है, ये मानो मुझे बैठा के ही छोड़ेगा। उनके लिए सबसे बड़ी अड़चन की बात यह थी कि उनके साथ मेरा यह संवाद कोई अकेले में नहीं हो रहा था। 20-25 गांव के लोग वहां मौजूद थे जो ये सब नाटक देख रहे थे, मगर महाराज फिर भी बैठे नहीं और ढेर सारे तर्क न बैठने के संबंध में देते रहे। मैंने फिर कहा, अब देखिए आपके चक्कर में मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े ही हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है कि सामने रखी कुर्सियां खाली पड़ी हैं और हम दोनों लोग खड़े होकर मात्र बैठने को लेकर जिरा कर रहे हैं। चिंता न करें, अरहर की दाल साफ होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, तो कृपा करके स्थान ग्रहण करें। कोई रास्ता न सूझते हुए उन्होंने अंतिम पैतरा फेंका, अरे ऐसे ही थोड़ी बैठ जाऊंगा, जब सारा समाज मेरे साथ बैठेगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। तो तत्काल मैं उनके सामने बैठ गया, उनसे आग्रह करते हुए फिर कहा कि अब आप भी बैठ जाएं। उन्होंने कहा, अरे आप छोटे हैं और पहले बैठ गए, आप पहले मुझे बिठाते और फिर खुद बैठते। मैंने कहा, इसमें कौन सी समस्या है, लीजिए मैं खड़ा हो गया। मैं किसी मंतव्य से ग्रसित थोड़ी ही हूं, मैं कोई हठधर्मी भी नहीं हूं। फिर पुनः उनसे आग्रह किया कि अब कृपा करके आप बैठ जाएं। वे बैठे नहीं और इस दौरान वे संवाद को थोड़ा अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित करने का प्रयास करने लगे, यद्यपि अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ ही। उनके अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर मैं तुरंत समझ गया कि अब वे नर्वस हो चुके थे। प्रत्युत्तर में फिर भी मैंने संवाद को हिंदी भाषा में ही जारी रखा, मगर कुछ देर बाद फिर वही टूटी फूटी। मैं तो अंग्रेजी विषय का शिक्षक ठहरा और यद्यपि मेरे सामान्य दैनिक जीवन में अंग्रेजी को आप 1% भी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं पाएंगे। मैं अंग्रेजी विषय का प्रोफेसर हूं, अंग्रेजियत का नहीं, और अपने सामान्य जीवन में खड़ी हिंदी तक का भी प्रयोग नहीं करता हूं। मेरे लिए मातृभाषा से ऊपर कोई भाषा नहीं है और अपनी जिंदगी को उसी निजता में प्रायः जीता हूं। तो खैर, उनकी अंग्रेजियत के जवाब में मैंने फिर एक वाक्य अंग्रेजी में बोल ही डाला और तत्पश्चात फिर उनकी सारी अंग्रेजी वार्तालाप के अंतिम शब्द तक नदारद हो गई। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि गांव में अचानक कौन आ गया जो उनसे इस तरह वाद प्रतिवाद करने की हिम्मत कर रहा है। आज के लिए इतना ही।